हेलो एवरीवन, आई एम योर कोच दीपक वाधवा है। गाइस, आज है हम एक हमारे स्पेशल कैंडिडेट के साथ। जब रिजल्ट आया तो भंवर लाल जी का कहना था कि मैं कोचिंग आऊंगा किसके लिए, आपको इंटरव्यू देने के लिए। तो मेरा इनसे पूछना था कि आप कोचिंग में आके क्यों, ऑनलाइन क्यों देना चाहते हैं। तो भंवर लाल जी ने मुझे बताया कि अगर ऑनलाइन बता तो दूंगा, लेकिन इन्होंने पिछले साल जो प्रॉब्लम्स फेस करी है ना, एक गांव से आके कोचिंग करना और थोड़ा सा आइडिया ना होना, फिर जो सोर्स है उनकी कमी होना, तो इन्होंने कहा कि बहुत सारी बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन मैंने इस ड्यूरिंग जो प्रिपरेशन करी थी उसके दौरान जाना कि वो प्रॉब्लम क्या है, उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो इनका मानना था कि मुझे कोचिंग आगे इंटरव्यू देना है, लेकिन उस टाइम पे कोविड-19 के कारण ये आ नहीं पाए। अभी 2 दिन पहले मैं गंगानगर ब्रांच में आया था, तो स्पेशली अपने वहां से यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। क्यों आया सीकर से चले गंगानगर तक, सिर्फ इतना कि मेरे जो सहपाठी हैं उनको पता चल सके कि हमें कैसे तैयारी करनी है। मैं सबसे पहले तो भंवर लाल जी को थैंक यू सो मच कहूंगा, बिकॉज अपने घर से चल के यहाँ पे हमारे लिए आया सिर्फ 10 मिनट निकालने के लिए कि सभी को पता चल सके कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सो भंवर लाल जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद यहाँ पधारने का। एंड आपसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि जहां तक मैं आपको जानता हूं काफी सीरियस रहते थे स्टडी के ड्यूरिंग। आपको सिलेक्शन के बाद कैसा फील होता है? सिलेक्शन के बाद काफी अच्छा फील हो रहा है। जो तैयारी के दौरान मैंने प्रॉब्लम फेस की थी, आज मेरे को वो प्रॉब्लम फेस करने का दुख नहीं है, वो काफी खुशी हो रही है वो प्रॉब्लम फेस करने का। भंवर जी कह रहे हैं कि जो संघर्ष किया आपने वो संघर्ष अच्छा लगता है। और जब सिलेक्शन नहीं होता उस टाइम पे क्या लगता था, ये अच्छा है कि बुरा है, उस टाइम क्या फील करते थे? उस टाइम पे ना मेरे को अच्छा ही लगता था कि आज मैं संघर्ष कर लूंगा तो मेरा भविष्य अच्छा रहेगा, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल भंवर जी। ओके भंवर जी, पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं आपकी स्ट्रेटेजी की। भंवर जी जो है ये एज एन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर सेलेक्ट हुआ है कैनरा बैंक के अंदर, और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इन्होंने प्रिपरेशन किया 4 मंथ्स ओनली। लेकिन उन 4 मंथ्स में जब भंवर जी प्रिपरेशन कर रहे थे तो इतना मैं अच्छे से श्योर हूं कि दिन और रात दो अलग अलग नहीं थे, उसे एक ही कर रखा था कि दिन हो चाहे रात हो, हमें तो हमारे करियर के साइड फोकस हो जाना है। तो भंवर जी सीक्वेंस में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्री एग्जाम की। प्री एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? प्री एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि हम लोगों की मेन चैलेंज इंग्लिश विषय में रहता है। तो इंग्लिश की तैयारी मैंने अश्विन कालिया सर से की थी। उनकी क्लास काफी इंटरेक्टिव रहती थी, और मैं डेली द हिंदू एडिटोरियल न्यूज़पेपर पढ़ता था। शुरुआत में मुझे इंग्लिश में काफी प्रॉब्लम आई, और शुरुआत के टेस्टों में मेरे इंग्लिश में नंबर माइनस में आते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस और सर की गाइडेंस से मेरे धीरे धीरे नंबर प्लस में आने लगे, और इसका एग्जाम में मुझे काफी फायदा हुआ, और मेरा एग्जाम प्री एग्जाम आसानी से निकल गया। मैथ और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए मैं डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करता था, 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करता था मैथ और रीजनिंग के लिए। भंवर जी, प्री की जब बात आती है तो बच्चे अक्सर बोलते हैं कि इंग्लिश क्वालिफाई होगी कि नहीं। आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, मुझे आपका बैकग्राउंड बताएंगे। आपने ये तो बताया था आप गांव से हैं, क्या आप शुरू से इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं? मैंने 1 से 12 तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, लेकिन मैंने बीएससी एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम से की है। ओके ओके। तो आपको क्या लगा था जब बीएससी में आप फर्स्ट ईयर में गए, तो आपको लगा इंग्लिश बहुत आसान है या उस टाइम पे डिफिकल्ट लगती थी? फर्स्ट ईयर के शुरुआत के 2 महीने में मुझे इंग्लिश में काफी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये सब दूर होता गया, और मैं इसके लिए ना इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश मूवी और इंग्लिश सॉन्ग सुनता था। ओके भंवर जी, प्री के बाद मेंस के बारे में पूछना चाहूंगा, लेकिन अगेन क्योंकि भंवर जी चल के आए तो मुझे इंटरव्यू लेते बड़ा अच्छा लग रहा है। सो मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ऐड करना चाहूंगा। जब 12th के बाद ही बीएससी में गए हैं तो इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्यों? इंग्लिश। ये प्रॉब्लम इन्हें भी फेस करनी पड़ी है, सभी को फेस करनी पड़ती है। ये टाइम आप सभी की लाइफ में आने वाला है। आप जब भी स्टार्ट करेंगे, मे बी आप 10th क्लास में करेंगे, 12th में करेंगे, और मे बी आज इस टाइम पे जब एग्जाम आने वाला है, अब कई प्रॉब्लम तो आने ही वाली है, लेकिन अल्टीमेटली हमें इसे कवर करना पड़ेगा। हम इससे डरेंगे नहीं, इससे हम लड़ेंगे, है ना? ओके भंवर जी, मेंस की बात करेंगे। मेंस पे आता है कि मेंस को अगर मैं बोलूं तो हम 3 पार्ट में से डिवाइड करते हैं। जैसे आपने प्री के अंदर बोला मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, तो एग्रीकल्चर को मैं अगर डिवाइड करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जनरल का पार्ट है, एक हमारे एलाइड सब्जेक्ट है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, डेयरी है, लैग कल्चर है, ये हुआ, और फिर हमारे करंट अफेयर्स। इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है?
इसके लिए सबसे पहले हमारे जनरल एग्रीकल्चर को बेसिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए, और जितने भी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट, चाहे वो सेरिकल्चर हो, चाहे एपिकल्चर हो, चाहे एंटोमोलॉजी हो, चाहे पैथोलॉजी, उन पे भी उतना ही फोकस करना है जितना एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और एनिमल हस्बेंड्री से करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, पर वो सब्जेक्ट अपना अच्छा सा होगा ना, तो वो 2 या 3 क्वेश्चन भी हमारे सही होंगे, और हमें एक एक क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एग्रोनॉमी बहुत अच्छा हुआ तो हम मैंने एग्जाम के दिन जाएंगे तो ये लगेगा कि एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आए, पैथोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आए, तो हम एग्जाम से पहले ही हार मान जाएंगे। लेकिन हमारा एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, सेरिकल्चर, एपिकल्चर, लेकल्चर सभी सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो एग्जाम से पहले हमें पॉजिटिव फील होता है, और यही पॉजिटिव एटीट्यूड हमें एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। मोहनलाल जी, जनरल और एलाइड के बारे में आपने बोला, ऐसा भी होता है बच्चों को लगता है कि एंटो पैथो उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है, मतलब जनरल और एलाइड को बराबर इंपॉर्टेंस देके चलना है। करंट अफेयर्स के आपने कैसे स्टडी की? करंट अफेयर्स के लिए मैंने सर के अकॉर्डिंग अक्टूबर से स्टार्ट किया था, और सर की जो बुक थी उसको मैंने कम से कम 50 बार पढ़ लिया था। आज वो बुक की एक एक लाइन मेरे को याद है ना, तो जितना सर के जो नोट्स है उन पे ही फोकस रखो, बाहर से कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसीसी जो कंटेंट प्रोवाइड कराता है वो सफिशिएंट है, और वो एसीसी का कंटेंट हमेशा अपडेटेड और न्यू नॉलेज के साथ रहता है। ओके मोहनलाल जी, थैंक यू सो मच। कंटेंट के लिए हम हमेशा वर्क करते हैं, इवन हमारा 5th एडिशन भी लेके आते हैं। ओके, बात करते हैं इंटरव्यू की। तो जैसा कि मैं आपको जानता हूं, बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया 3 से 4 महीने तक, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बोलने में आप काफी हेजिटेट फील करते हैं। ऐसा होता है कि हेजिटेशन होता है आपको बोलने में। इंटरव्यू की तैयारी कैसे की, और आपने इंटरव्यू के टाइम पे क्या प्रॉब्लम फेस करी? इंटरव्यू के टाइम में जरा मैंने काफी नर्वस हो जाता था मैं, लेकिन सर के साथ ना 4 से 5 मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे, जिसकी वजह से जब मेरा रियल इंटरव्यू हुआ तो मेरे को नर्वसनेस फील नहीं, और वही नर्वसनेस नहीं फील होने के कारण मुझे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स हुए। और आज भी मैं इंटरव्यू देने के लिए आया था तो मुझे नर्वसनेस महसूस नहीं हुई, काफी अच्छा लग रहा है। चलिए, एंड भंवरलाल जी, लास्ट में हमारे जो लिसनर्स हैं, है ना, आपको जो सुन रहे हैं, बिकॉज सीकर का नाम मैंने बोला, गनहर का नाम बोला, राजस्थान का नाम आया, हिंदी माध्यम का नाम आया, तो बहुत सारे उत्तर भारत के छात्र ऐसे होंगे जो आपकी इस वीडियो को देख रहे होंगे। आप इन छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इन छात्रों के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जो अपना डेली टारगेट है ना उसको समय पे पूरा करना चाहिए, चाहे रात के 2 बज जाए चाहे 3 बज जाए। दूसरा, टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट में जो क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं उनका एनालिसिस करना जरूरी है, और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। इंग्लिश हो चाहे मैथ्स हो, इनमें हम जितना, ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि लास्ट ईयर कट ऑफ 3.5 गया था तो मैं 4 ले आऊंगा इस बार में। अपना टारगेट ये होना चाहिए कि 25 है तो 25 में मैक्सिमम में कितने ले सकता हूँ, वो तो प्रीमियम होना चाहिए। और मेंस में 60 क्वेश्चन आते हैं तो 60 में ये टारगेट होना चाहिए कि 60 में मेरे 60 आए, उसके लिए मेरे को कितनी मेहनत, जितने मैक्सिमम मार्क्स लग सकते हैं उतने हमेशा एग्जाम में रहना चाहिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए गुड गाइडेंस और गुड सपोर्ट की जरूरत होती है, जो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ प्रोवाइड कराता है। मेरे सिलेक्शन में दीपक सर एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का काफी योगदान रहा, इसके लिए मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया प्रदान करता हूँ। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क के बिना कभी सफलता नहीं मिल सकती। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भंवरलाल जी। बच्चों, भंवरलाल जी की स्ट्रेटेजी आप समझ पाए, ये यहाँ पे आए हमें बहुत अच्छा लगा। फिर ये हिंदी माध्यम से होके, गांव से होके पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, ये शायद आपके लिए एक मोटिवेशन है। साथ में एक छोटा सा मैसेज मैं आप सभी के लिए ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि जैसा कि मैंने बोला स्ट्रगल, तो बहुत सारे बच्चों के साथ कंफर्ट जोन में प्रॉब्लम है, हार्ड वर्क नहीं कर सकते, तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा आपका हार्ड कम स्मार्ट वर्क, है ना। लेकिन इससे लोग स्मार्ट वर्क समझ के ये मान लेते हैं कि शॉर्टकट है। दिस इज नॉट अ शॉर्टकट, है ना। ये क्या है, ये हार्ड वर्क ही है, लेकिन हार्ड वर्क एक राइट वे के अंदर, जिसे हम एक स्मार्ट वर्क का नाम देते हैं। लेकिन आप स्मार्ट वर्क को करने से पहले याद रखें, ये स्मार्ट वर्क बाद में और हार्ड वर्क पहले है। और एक चीज को याद रखें, जब भी आपको प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, तो समझ जाना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। जब कोई बोले ना कि यार एग्जाम तो डिफिकल्ट है, क्वालिफाई है, समझ जाना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। जब कोई बोले यार मेरा पिछले साल तो हुआ ही नहीं था, पता नहीं होगा कि नहीं इस साल भी, आप समझ जाओ कि आप अगर उस ट्रैक पे तो आप सही जा रहे हो। अगर आपका दिल कहे कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं, तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। ऐसा हमेशा मैं कहता हूं, कहते हैं ना कि अगर आपको जॉब में सेलेक्ट होना, आपको जॉब मिलनी है, तो मतलब आपका अच्छा लक है, आपका नसीब अच्छा। और ऐसा कहते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके जबरदस्त होते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू सो मच।